सोचो दोस्तों, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, जिस पानी से बिजली बनती है और जो हवा हम सांस लेते हैं, क्या ये सब सिर्फ चीजें हैं या ये हमारे सबसे बड़े संसाधन है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोर्ड स्प्रिंट 10। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, संसाधन और विकास। इस वीडियो में आप समझेंगे संसाधन क्या होते हैं, कैसे प्रकृति की हर चीज हमारे काम आती है और एग्जाम में किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये चैप्टर सीधे एग्जाम में आता है। गुड इवनिंग बच्चों। आज शुरू करेंगे सामाजिक विषय में भूगोल से चैप्टर नंबर 1। भूगोल में जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, संसाधन एवं विकास। इससे इससे क्वेश्चन लाए हैं और इसके थ्योरी भी पढ़ेंगे, इसके 20 MCQ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो जितना ही भी हो सके आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन का विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। तो संसाधन क्या है बच्चों? संसाधन ब्रह्मांड का एक खजाना है। क्या है? संसाधन ब्रह्मांड का एक खजाना है जो प्रकृति हमें देती है, जो प्रकृति से हमें मिलता है, वह संसाधन है। तो देखेंगे संसाधन क्या है। प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं क्या है बच्चों? पर्यावरण या प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाता है ना। इसे संसाधन कहते हैं, समझिएगा। इसे यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं और जिसका उपयोग करके हम उसे तकनीक के माध्यम से उसका यूज़ करते हैं। तो जो प्रकृति हमें देती है उसको एक तकनीकी के रूप में लेते हैं, तो उसकी तकनीकी क्या, प्रकृति से सीधा कुछ नहीं मिलता। इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे उपयोगी बनाता है बच्चों। जो प्रकृति हमें देती है उसको यूटिलाइज करके जो उसकी तकनीकी को बदल के जो इंसान बनाता है उसको टेक्नोलॉजी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। संस्थाएं देखेंगे, आसान भाषा में प्रकृति, टेक्नोलॉजी, संस्थाएं हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास है। यह हमारा संसाधन है बच्चों, जिसको हम तो संसाधन कहाँ से आते हैं बच्चों, इसको जानेंगे। संसाधन कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं। तो संसाधन कहाँ से आते हैं और कब तक टिकेंगे, इसको जानेंगे। तो जानेंगे पहले कि जैव संसाधन क्या है और अजैव क्या है। तो जैव क्या होता है? जो जीवित रहता है, और अजैव क्या है? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो जैव जीवित रहना, जो जो जीवित है, इस प्रकृति की जो देन है, जैसे पेड़ पौधे, मछलियाँ पानी में रहती, मतलब कि जो जीवित है वह जैव संसाधन है। लेकिन जो निर्जीव है, जैसे सोलर सिस्टम, कोयला, ऐसी सारी वस्तुएं जो निर्जीव है वो क्या है? अजैव संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन में देखेंगे जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी या पवन ऊर्जा। तो नवीकरणीय संसाधन में क्या आता है बच्चों कि जो कभी खत्म नहीं होते। तो क्या सूरज की रोशनी बच्चों कभी खत्म हो जाती है? नहीं होती है। एक एक इसमें आएगा नवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? एक बार इस्तेमाल होने पर खत्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला इत्यादि आदि वस्तुएं जो है अनवीकरणीय संसाधन है। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते और अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाते हैं। एग्जाम के माध्यम से देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे बनने में लाखों साल लगते हैं बच्चों। यह यह जीवाश्म ईंधन है जिसे बनने में कितने लगते हैं? लाखों सालों का समय लग जाता है। हाँ, तो आगे देखते हैं बच्चों, यह जमीन किसकी है, यहाँ स्वामित्व किसका है, उसके बारे में समझेंगे। स्वामित्व का गणित क्या होता है? तो देखेंगे जो
जो व्यक्तिगत, मान लो तुम्हारा घर तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारी हो, हमारे घर की प्रॉपर्टी हो, जैसे जो आप लोगों की खुद की हो, वह व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होती है। सामुदायिक, जो सामुदायिक क्या होता है? तुम्हारे मोहल्ले का पार्क, जहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, वह क्या है? सामुदायिक है। सड़कें भी सामुदायिक होती हैं, जहाँ किसी को कोई रोक टोक ना हो, चाहे जो आए चाहे जो जाए, हर कोई आ जा सकता है। वह क्या होती हैं? वो सामुदायिक चीजें होती हैं, जो समाज द्वारा निर्मित होती है और समाज के लिए निर्मित होती हैं। और क्या है? राष्ट्रीय, देश की सड़कें, नदियाँ और रेलवे सरकार चाहे तो जमीन भी ले सकती है। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय चीज क्या होती है बच्चों? जो कि हमारे देश की सड़कें हैं, रेलवे लाइन है, और जमीन भी है भाई, वो सरकारी है, लेकिन जब तक है वो हम अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन भाई सरकार की मर्जी। तो राष्ट्रीय चीज क्या है? सरकारी सड़कें, अधिकतर उसमें सरकारी सड़कें और रेलवे लाइनें आएंगी। और क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय किसे कहेंगे बच्चों? समुद्री तट से 200 किलोमीटर दूर का इलाका, जहाँ किसी एक देश का राज नहीं चलता। जो हमारे देश से 200 किलोमीटर दूर तक का इलाका होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। वहाँ तक की जो सारी चीजें होती हैं, तेल, खनिज संपदा, अ, लौ जो जितनी भी चीजें निकलती है, वहाँ वहाँ अपने 200 किलोमीटर दूर तक की चीजें हम ले सकते हैं। वहाँ किसी का राज नहीं होता, किसी देश का अपना स्थायी स्थायी दायित्व तो नहीं होता। से 200 किलोमीटर की बाद का समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे बच्चों, क्या जो मौजूद है, क्या हम उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं? प्रकृति की दी हुई चीजों के अनुसार जो मौजूद है, क्या हम उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं, उसको जानेंगे। संभावी, वो संसाधन जो मौजूद तो है पर उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे राजस्थान में पवन सौर ऊर्जा की अपार संभावना। जो सौर ऊर्जा की उपयोगिता है बच्चों, ये आज नए युग के अनुसार बनाई गई योजना है, जिसका यूज अब करना अनिवार्य रूप से हो जाएगा। आगे है विकसित। विकसित डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? विकसित कैसे होगा? तो जिसका सर्वे हो चुका है और हम अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, जो चीजें बच्चों प्रकृति से निकली और उसे बनाकर हमारे लिए उपयोग में लाया गया और हम उसका यूज कर रहे हैं, और उसका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए, न कि उसको वेस्ट किया जाए। तो यह एक विकसित राज्य के हिसाब से हमारे देश में बहुत ही उपयोगी है। भंडारण। भंडार क्या होता है? पर्यावरण में मौजूद वो संसाधन जो जरूरत पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सही टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे पानी से हाइड्रोजन ऊर्जा निकालना। संचित कोष, ये भंडार का हिस्सा ही है, जिन्हें भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा कर रखा गया है। संचित कोष क्या होता है बच्चों? जो कि चीजें अपने भविष्य के लिए बचा कर रखी जाती हैं, उसे संचित कोष कहते हैं। टेक्नोलॉजी के अभाव में जिन साधनों का उपयोग हम नहीं कर पाते, उन्हें भंडारण कहा जा सकता है। आगे है बच्चों, 1992 में दुनिया के 100 देशों ने ली एक बड़ी शपथ। तो क्या शपथ ली बच्चों? उसके बारे में जानेंगे। एजेंडा 21। एजेंडा 21 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजेंडा 21 से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो देखेंगे एजेंडा 21 है क्या। जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से डरने लगी, तो जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो जी जेनेरियो में 100 देशों ने 100 देशों के नेता इकट्ठा हुए। बच्चों, क्या हुआ? रियो जी जेनेरियो में 100 देशों के नेता इकट्ठा हुए। इसे इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा गया। इसे इतिहास का प्रथम, रियो डी जेनेरियो को क्या कहा गया? इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ नेताओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक घोषणा पत्र साइन किया, जिसका नाम रखा गया एजेंडा 21।
क्या रखा गया? एजेंडा 21। यह 21वीं सदी को बचाने का प्लान था। इसका एक ही लक्ष्य था, गरीबी, रोग और पर्यावरण को होने वाले नुकसान से निपटना या होने वाले नुकसान को से बचाना। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। यह कब लाया गया? यह 1992 में रियो डी जेनेरियो में इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई। तो उसके आगे का देखेंगे बच्चों, रियो जी जेनेरियो 1992, जब दुनिया ने एक बड़ा शपथ लिया। तो रियो जी जेनेरियो के बारे में जब 100 देशों ने एक बड़ा शपथ लिया, वह क्या लिया? संकट से मुक्त करना। अगर हम अंधाधुन संकट क्या आएंगे बच्चों, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे संकट हो सकता है। अगर हम अंधाधुन संसाधन इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? तो जो बनाया गया है बच्चों, तो जो इसका अगर हम यूज गलत तरीके से करेंगे, सारा मगर खत्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों पे दिक्कत होगी। इसलिए उसे बचा कर यूज करना है। उसका समाधान इसका समाधान क्या था बच्चों? सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से ज्यादा देशों के नेता मिले। यहीं पर एजेंडा 21 साइन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और गरीबी, बीमारी से लड़ना है। रियो डी जेनेरियो का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि इसका सतत पोषणीय विकास हो, पर्यावरण की रक्षा हो और क्या हो, गरीबी और बीमारी से मुक्ति मिले। एजेंडा 21 का मेन उद्देश्य यही था। आगे है बच्चों, मैदान, पहाड़ और पठार हमारे देश का भूगोल है। जो मेन है हमारे देश के, क्या है? पहाड़, पठार और मैदान, जिससे सारा देश सुरक्षित है, संरक्षित है। 43% मैदानी भाग है जहां हम खेती करते हैं और बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। कितना परसेंट है बच्चों? 43% है। 30% पहाड़ियां हैं हमारे देश में। कितनी परसेंट है? 30%। बारहमासी नदियों का जन्म स्थान और जहाँ पर्यटन का विकास होता है, वहाँ की ये पहाड़ियाँ होती हैं। 27% पठारी भाग है। यही वो जगह है जहाँ कोयला, जीवाश्म ईंधन और बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। इसलिए अब जानिएगा कि ये तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी हैं, और हम इसको बचा कर संभाल कर नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए मैदान, पर्वत, पठार ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा भूभाग मैदान 43% का है और खनिज संपदा मुख्य रूप से पठारों 27% में पाई जाती है। आगे है जमीन का क्षरण। क्षरण कैसे हो रहा है बच्चों? प्राकृतिक और मानवीय गलतियां। अपनी ही प्रकृति से जो मानव गलती कर रहा है उससे भूमि का क्षरण होता जा रहा है। इस स्वस्थ भूमि देखिए, जो भूमि स्वस्थ है उसकी ललहाती हुई पृथ्वी को देखिए, और जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि क्षरण हो रही है, उसका अपरदन हो रहा है, उसे देखिएगा। तो प्राकृतिक कारण, तेज हवाओं का मिट्टी उड़ा ले जाना और बाढ़ आना, यह क्या है? जमीनी क्षरण है, भूमि का क्षरण है। मानवीय कारण, अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक पशुचारण और खुला खनन। तो भूमि का क्षरण कैसे हो रहा है बच्चों? अंधाधुंध वनों की कटाई होती जा रही है, इसलिए भूमि की कटाई से सबसे ज्यादा भूमि क्षरण होता है। तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अत्यधिक पशुचारण से भी भूमि का क्षरण हो रहा है। आगे है जलोढ़ मिट्टी, भारत की सबसे उपजाऊ ताकत है। हर बार हर एक परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है बच्चों कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि हमारे देश में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत के 40% हिस्से पर मौजूद नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई पोटास और चूना से भरपूर खेती के लिए बेस्ट है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। भारत के 40% या इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं।
भारत के 40% हिस्से पर मौजूद नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई पोटाश और चूना से भरपूर खेती के लिए ये बेस्ट है। बांगर मिट्टी नदियों के पास की नई बेहद बारीक और उपजाऊ मिट्टी है। आगे है पुरानी मिट्टी कंकड़ वाली और थोड़ी कम उपजाऊ है। खादर मिट्टी बांगर की तुलना से अधिक बारीक कणों वाली और ज्यादा उपजाऊ होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं बच्चों। तो कपास की सबसे अच्छी मिट्टी है। क्या काली कपास किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? काली मिट्टी में। तो यह ज्वालामुखी का वरदान है। निर्माण लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे मैग्मों से हुआ था। इसका निर्माण काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था बच्चों? लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी के लावे से हुआ था। नमी को बहुत लंबे समय तक रोक कर जो काली मिट्टी है बच्चों उसमें दरारें फट जाती हैं और एक बार पानी भरने के बाद उसमें नमी बहुत अधिक समय तक बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। रेगुर मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गहरी दरारें में बताते बच्चों इसमें बहुत ही गहरी गहरी दरारें पड़ जाती है। मिट्टी में अच्छे से ऑक्सीजन चली जाती है। कपास के लिए यह दरारें बच्चों मिट्टी में दरारें पड़ जाने के कारण उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है। इसलिए इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी तरह से होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं और यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी और ईंट जैसी सख्त लेटराइट मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी क्या होती है बच्चों? लाल रंग क्यों? लोहे के कणों के कारण पानी मिलने पर यह पीली दिखने लगती है। मुख्य रूप से दक्कन के पठार दक्षिण पूर्वी में मिलती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ मिलती है बच्चों? दक्कन के पठार पर मिलती है। लेटराइट मिट्टी क्या है? लेटराइट लेटर ग्रीक इट ब्लैक जैसे कठोर। लेटराइट मिट्टी जो है ईंटें जैसी कठोर होती है एकदम। बहुत ही सख्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। भारी बारिश के कारण ऊपरी उपजाऊ कणों का धुल जाना निच्छालन कहलाता है। जो बारिश होती है बच्चों तो उसका ऊपरी कण बस धुल जाता है और बकिया मिट्टी बहुत जल्दी गलती भी नहीं है, इसलिए इसे मिट्टी का निच्छालन कहलाता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन के कारण बनती है। काजू की खेती के लिए यह मिट्टी बच्चों बहुत ही उपजाऊ होती है। लेटराइट मिट्टी काजू की खेती के लिए उपजाऊ है। राजस्थान की रेत से